वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम एनएमएमएस का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं और ये 2019 का पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें हम 2019 के जो मैट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी सेट की तरह 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। चूँकि पूर्णांक 100 मार्क्स है तो जो प्रश्न होंगे वो भी 100 प्रश्न होंगे, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न, यानी 100 नंबर 100 प्रश्न। ठीक है, आपको जो इसका उत्तर देना होता है वो OMR पे देना होता है। जो OMR का जो उत्तर पत्रक आपको मिलता है उसमें देना होता है। जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि इसमें सिर्फ काले और नीले बॉल पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब परीक्षा हॉल में जाएं तो ये लेके जाएं। स्टूडेंट, अगर आपने सेट का या अन्य पेपर नहीं देखे हैं, पुराने पेपर नहीं देखे हैं, तो मैं उन सब का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के लिए सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो निर्देश हैं 1 से 12 तक के लिए, यानी 12 प्रश्नों के लिए ये निर्देश हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित चिन्हों, ये जो चिन्ह दे रखा है कि बाईं ओर 2 शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। वही संबंध चिन्ह के दाईं ओर दोनों शब्दों, अक्षरों, अंकों और आकृतियों में भी है, और जिनमें एक पद लुप्त है। तो आपको दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, आपको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने निर्देश बड़े अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है कैपिटल में X, GM और कैपिटल E का जो संबंध EMGX से है, तो वही संबंध यहाँ पे कौन सा आएगा कि जिसका संबंध BACK से हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है KCAB होगा। अब ये कैसे आया? ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आप जरा कॉपी और पेन आप निकाल के रखें। ठीक है, और जो प्रश्न नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, नोट तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस प्रश्न को समझना आवश्यक है। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपने प्रश्न तो आंसर तो मैंने बता ही दिया कि भाई ये आएगा, KCAB आएगा। तो ये कैसे आया? सबसे पहले देखते हैं हम कि ऊपर वाले में जो हमारे पास दे रखा था उसमें क्या संबंध था। वहाँ दे रखा था X कैपिटल, GM स्मॉल और E कैपिटल। तो ये कैसे हुआ? आप ये देखिए, E लास्ट में था तो यहाँ E पहले आ गया, उसके बाद M आया, फिर G आया और लास्ट में X कैपिटल आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं इसको साफ कर लेता हूँ। हाँ, उसी प्रकार वहाँ दे रखा था हमारे पास BACK। तो B लास्ट में था तो B वहाँ भी लास्ट में आ गया, फिर A आया, फिर C आया, और जो लास्ट में K था तो K लास्ट में आया। कि आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और ध्यान से दोबारा देखेंगे, जिससे अगर इसी प्रकार के प्रश्न इस साल भी आएँ, इस वर्ष भी आएँ, तो आप उसको आसानी से कर सकें और आपका प्रश्न गलत ना हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान है कि मधु का संबंध मधुमक्खी से, मधु मतलब हनी, हनी का जो संबंध रिलेशन हनी बी से है, तो मिल्क का वही रिलेशन किस से होगा? हमारे पास ऑप्शन है गाय, घास, मक्खन, पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का जो राइट आंसर है A, काव, गाय। गाय से कैसे है? मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी हनी बनाती है, मधु बनाती है, शहद बनाती है। तो दूध कौन देती है? यानी मधुमक्खी शहद देती है, तो दूध कौन देता है? गाय देती है। तो इसलिए जो संबंध मधु का मधुमक्खी से है, वही संबंध दूध का गाय से है। तो ये प्रश्न में आपको समझ में आ गया है, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2:4 यानी 2:4 का क्या संबंध है? 5 से जो संबंध 2 का 4 से है, तो वही 5 का किस से होगा? 5 का किस से होगा? हमारे पास ऑप्शन है 8, 11, 25, 30। अब इसका जो 3 का जो राइट आंसर है वो है C। अब C कैसे आया? 2 का 4 से क्या रिलेशन है जो कि 5 का 25 से है? तो आप सॉल्यूशन में देखेंगे, ये हमने सॉल्यूशन दे रखा है। 2 का 4 से क्या रिलेशन है? 2 का स्क्वायर है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो वैसे हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, जो 25 आएगा। इसलिए ये राइट आंसर है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अब 4 देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है लगभग। इसमें है 4 में सारे कैपिटल में BDF का जो रिलेशन है DFH से है, तो वही रिलेशन FHJ का किस से होगा। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है B। अब B से कैसे है, HJL कैसे आया। ठीक है, तो हम पहले आप आंसर नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ये है, तो BDF का रिलेशन DFH से कैसा है, तो B को किस में बदल दिया, D में बदल दिया। तो B में +2, यानी B और D के बीच में क्या आता है, C और D, यानी 2। अगर B को हम 2 माने तो 2 में 2 जोड़ेंगे तब जाके D आएगा, 4 आएगा। तो +2 है, तो D में +2 करेंगे तो F, और F में +2 करेंगे तो H। ठीक है, तो वही हम यहाँ भी देखेंगे कि F में +2 किया तो H, ठीक है, और H में +2 किया तो J, और J में +2 किया तो L। तो ये आप ये भी नोट कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप अपनी एज इट इज़ ऐसे ही अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसको अपनी कॉपी में ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, जिससे कि आपकी समझ अच्छी हो जाए पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। ये सारे चित्र वाले हैं। इसमें देखिए एक वृत्त दे रखा है, छोटा सा वृत्त है, फिर गुणा का निशान है और फिर बराबर है। यहाँ बराबर है, वृत्त है और गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल का है, एक्स है या गुणा है और भाग है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 5 का आप इसको तो आसानी से कर सकते हैं भाई। 5 का जो राइट आंसर है ये है बी। ठीक है, जो रिलेशन इसका इससे है तो वही रिलेशन इसका बी से है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो आप इसको समझ लेंगे। ठीक, कैसे है आप ये स्वयं करेंगे, ध्यान से देखें। मैंने आपको आंसर बता दिया तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, साफ कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बीच में आयत है, ऊपर एक वृत्त है छोटा सा लेकिन खाली है, नीचे वृत्त है लेकिन वो भरा हुआ है, यानी ब्लैक कर रखा है। फिर ये आयत ऐसे करके घूम जाता है। ठीक है, तो जो रिलेशन इनका इसमें है तो इसका किसके साथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज है, उसकी एक साइड डॉटेड है, यानी भरा हुआ वृत्त है, काला वृत्त है, और एक ब्लैंक वृत्त है। ठीक है, तो 6 का वही रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। ठीक है, तो 6 का सी राइट आंसर है। ये भी आप स्वयं करेंगे। आप जरा देखिए कि कैसे हुआ। भाई मैंने अगर कहा कि सी है तो सी क्यों आया। वैसे हम 7 का देख लेते हैं। जो ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज यहाँ पे ऐसा हो गया, तो इसका रिलेशन, जो रिलेशन इसका इससे है तो ये इसका किससे होगा। तो मैं 7 का आपको आंसर बता देता हूँ। 7 का डी से हुआ। ठीक है, अब डी से क्यों हुआ, सी से क्यों नहीं हुआ, ये आप बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सी से इसलिए नहीं हुआ, या बी से इसलिए नहीं हुआ, या ए से इसलिए नहीं हुआ, ये इसका रिलेशन ऐसे क्यों हुआ। आप ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो यस कहेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। ये भी फिगर ही वाला है। प्रश्न नंबर 8 भी हमारा फिगर वाला है कि जो ये अर्धवृत्त है, यानी एक वृत्त है, उसमें आधा ब्लैक कर दिया आधा वाइट कर दिया। ये पहले 1 था अब 2 हो गया, लेकिन उसके जो वो भी टर्न हो गया। पहले ब्लैक इधर को थे अब ऊपर को हो गए। तो इसका किससे होगा, यानी 1 का 2 हो गया तो 2 का क्या हो सकता है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो होगा ए। यहाँ पे 1 का 2 हुआ तो 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो 17 का जो रिलेशन 19 से है। 17 का जो रिलेशन 19 से है तो 47 का वही रिलेशन किससे होगा। ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 9 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, अब ए क्यों है हम देख लेते हैं। थोड़ा इसका सॉल्यूशन भी दिखा लेते हैं। बहुत आसान सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं कि जो 17, 19, 47 और 53 ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें 53 अभाज्य संख्या है, बाकी सारे भाज्य हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होंगे, 53 ही होगा। समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये फिर से आकृति वाला है कि यहाँ त्रिभुज को चतुर्भुज में या वर्ग में, जो भी कह सकते हैं आप, इसमें चेंज हुआ। तो एक त्रिभुज था तो एक इसमें चेंज हुआ, तो दो त्रिभुज हैं तो किस में चेंज होंगे, कैसा बनेगा उनका आकृति। ठीक है, दो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर क्या होगा। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब डी क्यों हुआ भाई, सी क्यों नहीं हुआ। सी इसलिए नहीं हुआ कि आप ये देख सकते हैं थोड़े से स्लाइट है, ये एकदम बिल्कुल खड़ा हुआ त्रिभुज नहीं है, सीधा त्रिभुज चतुर्भुज नहीं है, सॉरी। तो ये हल्का सा तिरछा है, तो ये भी हल्के से तिरछा है, इसलिए डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 10 का राइट आंसर डी है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये तो सिर्फ समझने वाली बात है, नोट तो क्या करना है, सिर्फ आप समझ लें तो हो जाएगा। 11 का देखिए, ये ऐसा निशान है, फिर ये डबल हो गया, फिर यहाँ डबल है, तो कैसा हो जाएगा। तो 11 का आपने ये कर लिया, मैं समझ गया हूँ, आपने ये कर लिया। 11 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अच्छा का जो रिलेशन बुरा से है, यानी विपरीत है। देख लीजिए, अच्छा का बुरा, गुड का बैड, यानी अपोजिट वर्ल्ड है। तो छत का वही रिलेशन किससे होगा, क्या दीवार से होगा, स्तंभ से होगा, द्वार से होगा या फर्श से होगा। आप बिल्कुल सही हैं, इसका जो रिलेशन होगा डी, फ्लोर से, फर्श से होगा। अच्छा का बुरा तो छत का फर्श। ठीक है, छत ऊपर होती है, छत ऊपर फर्श नीचे। ठीक है, छत ऊपर फर्श नीचे। ठीक है, तो आप इसको भी समझ चुके हैं। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है 12 से 21 तक के लिए फिर से निर्देश मिल रखे हैं। निर्देश क्या है, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, 18 है, और तब उसके बाद क्या आएगा। तो आपको इसमें ये पूरा करना है कि नेक्स्ट क्या आएगा इसमें। ठीक है, सीरीज को पूरा करना है। तो हम पहले इसी को देख लेते हैं। 3 के बाद 4 आया, 6 आया, 9 आया, 13 आया, 18 आया। तो 18 के बाद क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 13 का ए, 24 आएगा। अब 24 क्यों आएगा, कैसे आएगा, हम ये भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में 3 के बाद 4 आया तो +1, 4 के बाद 6 है तो +2, 6 के बाद 9 है तो +3, 9 के बाद 13 है तो +4, 13 के बाद 18 है तो +5। और इसमें देखो आप एक एक करके बढ़ रहे हैं ना, तो 5 के बाद 6 आना चाहिए। तो 18 में +6 करेंगे तो 24 आएगा। तो इसलिए 24 राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके जो एनएमएस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम एनएमएस, एनटीएस आदि की परीक्षाओं के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, आप जो कि आपकी परीक्षाओं के से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, मैं जो भी परीक्षाओं के लिए, एनएमएस की परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्लेलिस्टें हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, एनएमएस, एनटीएस की और जो जीएस की और विज्ञान की। ठीक है, तो आप उनको वहाँ से देख लेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या है, कैपिटल Q 78, कैपिटल R 80, कैपिटल T 82। और अब यहाँ पे इस सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा, क्या V 84 आएगा, W 84 आएगा, X 86 आएगा या V 86 आएगा। तो पहले मैं इसको आपका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है B W 84। ठीक है, आपने नोट कर लिया, इसका B है, W 84 इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कि भाई कैसे आया। पहले आपने प्रश्न देख लिया ना, अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ऐसे कैसे आया, W 84 क्यों आया। तो पहले क्या था, Q 70, इसमें दो सीरीज हैं, एक तो ABCD वाली चल रही है और एक अंकों वाली चल रही है। ठीक है, तो Q के बाद R में +1 करेंगे तो R आ जाएगा। ठीक है, R में +2 करेंगे तो T आ जाएगा। तो T में आप देखें एक एक बढ़ रहा है ना, तो T में हम +3 करेंगे तो W आ रहा है। ठीक है, वैसे ही 72 में +2 किया तो 80 आया, 80 में +2 किया तो 82 आएगा। तो नेक्स्ट में भी +2 ही आएगा तो 84 आएगा। तो देख रहे हैं दो का योग हो रहा है, तो ये इसलिए ये राइट आंसर होगा। समझ में आया, नहीं आया तो आप बताएं, आपको फिर से समझाएंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज है
कि पहले आप ये चित्र वाला ये आप स्वयं कर लेंगे। खैर थोड़ा सा मैं समझा लेता हूँ कि आप देखिए AZBYCX ऐसे करके, तो ABC, तो नेक्स्ट में D आना है। यहाँ एक एक पीछे बढ़ रहा है कि Z है, फिर Y आया, फिर X आया, तो X से पहले क्या आएगा? X से पहले क्या आता है? आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे पहले अब मैं आंसर बताऊं, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो X से पहले बिल्कुल सही, X से पहले W आएगा, इसका राइट आंसर भी यही है। X से पहले W आए तो ये ठीक हो गया, ठीक है। आगे D आया, पीछे W आया, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो ये बराबर का निशान है, बराबर का निशान हो जा रहा है चेंज धन में, तो यहाँ जो बराबर का निशान नीचे को है तो बराबर का निशान हो जाएगा धन में चेंज, ठीक है। आप ही देख रहे हैं ना, ये बराबर का है तो बराबर का किस में हो गया? धन में बदल गया, ठीक है। और जो भाग का था वो ऋण में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ ऊपर भाग का है तो वो यहाँ ऋण में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी राइट आंसर है, ठीक है। इसका बी राइट आंसर है। आई होप कि आपने ये समझ लिया है। जब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसमें आप सॉल्यूशन भी आप साथ साथ देख सकते हैं। इसमें है 16 में 2 9 4 7 6 5 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद है 10 और 1। आप अगर इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो इसमें दो सीरीज है, 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। दूसरी सीरीज़ है, ये एक तो प्लस में चल रही है, एक माइनस में चल रही है, 9 फिर 7 फिर 5 और फिर व्हाट और फिर 1, ठीक है। तो 16 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 16 का जो राइट आंसर है वो है A 3। यहाँ पे 3 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है सॉल्यूशन? थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका देता हूँ, हाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, तो अब आपको दिख रहा है। तो 16 देखिए कि 2 में, तो मैंने बताया दिया आपको, 2 में 4, 4 के बाद 6 + 2 + 2 + 2, ठीक है। ये ऊपर वाले हुए +2, नीचे वाले क्या हो रहे हैं? 7 + -2 -2 -2 और -2, ठीक है। तो आप समझ गए कि 3 क्यों आया, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक। नहीं समझे तो आप वीडियो को पॉज करें, बहुत ईजी है। आप वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, ठीक है। लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए भाई। आपके यहाँ लेट लग जाए, समझने में लेट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा हॉल में आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 17 वाला देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है ACE BDF CEG और व्हाट, क्या? तो 17 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 17 का जो राइट आंसर होगा C। अब C कैसे आया ये देख लेते हैं कि C कैसे आया, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। अब ये देखिए ACE, तो इसमें हम ++1 कर रहे हैं, तो A में +1 किया तो B, C में +1 किया तो D, E में +1 किया तो F। तो वैसे ही B में +1 किया तो C, D में +1 किया तो E, F में +1 किया तो G। तो वैसे ही C में +1 किया तो D, E में +1 किया तो F और G में +1 किया तो H, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया और यहाँ पे भी डायग्राम भी से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये चित्र वाला है। आप ये देखते हैं यहाँ पे ब्लैक का रखा है, एक वर्ग बना रखा है, उसके कुछ खाने का रखे हैं। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट ये है, फिर वो खिसक के नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या होगा? तो 18 का जो राइट आंसर है बी। आप देखिए कुछ बहुत कठिन नहीं है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट ये नीचे को खिसक रहा है, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे हो जाना है इसने, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे भी आप देखिए एक एक कम हो रहे हैं, ठीक है। ये कम हो गया, ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में वर्ग बचेगा, ठीक है। इसमें 4 भुजाएं, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8 भुजाएं, ठीक है। तो एक एक भुजा कम हो रही है, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है सी। यहाँ पे अब लास्ट में वर्ग बचे। अगर एक डब्बा और होता तो त्रिभुज हो जाता, ठीक है। समझ में ये है। चल क्वेश्चन नंबर
20 देख लेते हैं। इनमें आप देखिए बीच वाला स्मॉल है, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो JKL ABC MNO DEF PQR तो GH, बस आप देखो ABC। सिर्फ ये बीच वाला जो स्मॉल दे रखा है वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो ABC है तो GH क्या होगा, आप फटाक से बताओ। तो इसका राइट आंसर आई होगा। आई 2 दे रखे हैं, आई यहाँ पे भी हैं, आप इसको नहीं लिखेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में कैपिटल है, तो आप डी वाला ही सही है। ठीक है, आएगा तो आई, लेकिन आएगा डी वाला, ए वाला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल में है। समझे, मैंने ये बताया भी रखा है कि देखो +1 जे के बाद +1 करेंगे तो के के बाद +1 करेंगे तो एल, तो ए के बाद +1 करेंगे तो बी के बाद +1 सी, तो वैसे जी पे +1 करेंगे तो एच, और एच पे +1 करेंगे तो आई, लेकिन आई कैपिटल। तो आई होप कि आपने भी ये भी समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ए जेड वाई बी और सी एक्स। आप देखो एक एक कम हो रहे हैं, एक तो ए के बाद बी आया तो सी के बाद क्या आएगा, डी आना चाहिए। ठीक है, सी के बाद लास्ट में डी आया जैसे ए के बाद, और एक जेड के बाद वाई आया, जेड के बाद यहाँ वाई है, तो एक्स के बाद क्या आएगा, यहाँ डब्लू आना चाहिए, डब्लू डी, यानी ए वाला सही। 21 का ए क्या होगा, राइट आंसर है। ये मैंने दे भी रखा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ए के बाद +1 करेंगे तो बी, और जेड में -1 करेंगे तो वाई, तो वैसे सी में +1 करेंगे तो डी, और एक्स में -1 करेंगे तो वाई। ठीक है, समझ रहे, आप ये भी डायग्राम भी आप बना सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 22 से 31 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद दिए गए हैं, निर्देश अवश्य पढ़ लेने हैं। 4 पद दिए गए हैं, उनमें से 3 एक समान है किंतु एक भिन्न है। तो आपको जो ऑड वाला है, जो ऑड आउट वाला देखना है ये, ठीक है, जो डिफरेंट है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये निर्देश किसके लिए हैं, 22 से 31 तक के लिए हैं। ये आपको अवश्य नोट कर लें, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आप ये देखें कि ये स्टार बना है तो इसमें ये है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, सिर्फ इसी में 3 है। तो इसमें ऑड क्या है, डी। ठीक है, आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। 23 का पी ई ए नहीं आई ए। अब इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट है पी। अब पी क्यों है, सब ये जितने भी हैं बाकी ये तीनों हैं, ये रेखा की सहायता से बन सकते हैं। ठीक है, रेखाओं की सहायता से बन सकते हैं। सिर्फ पी ही ऐसा है कि वो रेखा की सहायता से नहीं बने, उसमें हमको कुछ ना कुछ घुमाना होगा, ऐसे करके घुमाना होगा ना। ठीक है, डंडी तो रेखा की सहायता बन, लेकिन जो गोल करना होगा वो वृत्त बनाना होगा। तो इसलिए 23 का पी राइट आंसर है, ऑड है वो। चलिए 24 देख लेते हैं। AJ BY HJ IG CX DW EV FU। तो इनमें से ऑड कौन है, तो 24 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, बी ऑड है। अब बी ऑड क्यों हुआ देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन में हम इसको डिटेल सॉल्यूशन बना रखा है, आप उसमें इसको देख सकते हैं। अब ए में हमने +1 किया तो बी आया, और जेड में -1 किया तो वाई आया। ठीक है, तो वैसे ही जे में +1 किया तो आई आया, लेकिन नहीं एच में +1 किया तो आई आया, लेकिन जे में -3 करने पे ही जी आ रहा है। ठीक है, वैसे सी में +1 करने में डी आ गया, और एक्स में -1 करने पे डब्ल्यू आया। वैसे ई में +1 करने पे एफ आया, और वी में -1 करने से यू आया। तो सिर्फ यही है कि जो डिफरेंट है, बाकी सब में देखो कॉमन है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, सिर्फ यही है +1 और -3। तो इसलिए ये डिफरेंट है, इसलिए ये राइट आंसर था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 20 16 18 18 14 16 16 12 14 14 11 13। तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, आरोही क्रम में रख सकते हैं। यानी जैसे ए वाला है तो 16 फिर 18
और फिर 20, ऐसे करके इनको आरोही क्रम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 का योग आ रहा है। इसमें 16 में +2 किया तो 20, 16 में +2 किया तो 18, 18 में +2 किया तो 20। ठीक है, ऐसे आप ये करेंगे। तो अब डिफरेंट क्या आया, आप ये देखते हैं 25 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी क्यों है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप इसको पहले आरोही क्रम में रखेंगे। तो 16 में +2 किया तो 18, और 18 में +2 किया तो 20। तो वैसे ही 14 में +2 किया तो 16, 16 में +2 किया तो 18, 12 में +2 किया तो 14, 14 में +2 किया तो 16, 11 में +2 किया तो 13, लेकिन 13 में +1 करने के बाद 14 आए। सब में देखिए +2 है, सिर्फ यही है कि +1 है, तो इसलिए ये वाला राइट आंसर होगा, यही ऑड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये देख लीजिए आप। आई होप कि आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि जो 6 का जो अनुपात 36 के साथ है, 12 का 72 के साथ है, 20 का 80 के साथ है और 18 का 108 के साथ है, तो इसमें डिफरेंट क्या है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है सी वाला, इसमें ऑड है। अब ये ऑड कैसे है देख लेते हैं, सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी 6 को 6 से गुणा करेंगे, स्क्वायर नहीं, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो वैसे ही 12 है, 12 को 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 72, लेकिन 20 को सिर्फ हम 4 से गुणा करने पे ही 80 आता है। वैसे 18 को 6 से गुणा करेंगे तो यानी सबको हमको क्या करना पड़ेगा, सबको हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक यही है कि जो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 80 आ रहा है, तो इसलिए ये ऑड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 वाला, यहाँ पे ये मिरर वाले हैं, तो P को अगर हम मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, नहीं P तो कहाँ है, वो उल्टा P है तो ऐसे दिखेगा। B को मिरर में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला ओरिजिनल है, ये इधर वाला ओरिजिनल है, ये मिरर मान सकते हैं इसको, तो ऐसे दिखेगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, इसका मिरर इमेज तो है ही नहीं, ये तो जैसा है वैसे ही दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 28 वाला, रोगी का जो संबंध अस्पताल से है, अपराधी का जो संबंध कारागार से है, छात्र का संबंध अध्यापक से है, चिड़िया का संबंध घोंसला से है, तो इसमें डिफरेंट क्या है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है सी। समझते हैं, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जगह है, यहाँ हम रुक सकते हैं। ठीक है, रोगी अस्पताल में रुक सकता है, अपराधी को कारागार में रुकाएंगे, चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर सकते, लेकिन छात्र और टीचर का जो रिलेशन है वो पढ़ने पढ़ाने से संबंधित है, अगर छात्र का स्कूल से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 28 का जो राइट आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में ABC, KMN, XYZ, EFG, तो इसमें डिफरेंट क्या है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी क्यों है आप ये देखिए, ये आप स्वयं बताएंगे। ठीक है, अब नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। ABC तुरंत है, तो के के बाद क्या आता है, क्या के के बाद M आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये M है। तो XYZ बिल्कुल आता है, EFG बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं होता है। समझ रहे हैं, तो 29 का इसलिए बी डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में क्या है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, भूगोल, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ज्योग्राफी, तो इसमें डिफरेंट क्या है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है डी। ये तीनों क्या है, लैंग्वेज है, जबकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये लैंग्वेज है। ओके, ये सब भाषाएं हैं और भूगोल एक विषय है। क्वेश्चन नंबर 31, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हल्द्वानी, इसमें डिफरेंट क्या है। ये तो आप जान के हैं कि इसमें डिफरेंट डी है, हल्द्वानी है। ये तीनों चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी ये जिलों के नाम हैं, ये जिले हैं। सिर्फ हल्द्वानी ऐसा है कि जिला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 प्रश्नों के लिए निर्देश हैं। प्रश्न का 32 और 33, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दिए गए शब्दों के मध्य संबंध दर्शाता है।
ठीक है, इसमें आपको संबंध दर्शाने हैं। तो जैसे पेन और मेज, क्या ये आपस में जुड़े हैं? ऐसा ऐसा या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। अलग, पेन अलग होती है, टेबल अलग होता है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। अगर पेन और कागज़ होता तो शायद रिलेशन बन भी पाता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। भारत उत्तराखंड, भारत देश है और उत्तराखंड उसका एक राज्य है, तो उसका रिलेशन कैसे होगा? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है डी। इंडिया एक कंट्री है और उत्तराखंड एक स्टेट है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 के लिए निर्देश हैं कि दिए गए आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आरेख बना रखा है, जो ये वाला गोला है ये सब भारतीय हैं। ठीक है, ये वाला गोला है वो सब चित्रकार हैं, और ये वाला गोला है जो उसमें संगीतकार हैं। बीच में कुछ शब्द दे रखे हैं, ABCDEFG ये दे रखे हैं। आपको ये बड़ा ध्यान से देखना है। मैं बल्कि प्रश्नों का आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है। इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिर्फ समझने पे ही दिक्कत है। आप अगर समझ गए तो आपके ये सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसके आंसर जो इसमें क्वेश्चन बने हैं वो क्या हैं? ऐसे भारतीय जो चित्रकार हैं किंतु संगीतकार नहीं हैं। तो 34 इसमें हमारे पास ऑप्शन है BCDG। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ए। अब एक यानी बी जो ऑप्शन ए वो सही है, लेकिन बी क्यों सही हुआ? आप यहाँ एक बार इसको फिर से रिवाइंड करेंगे और ऊपर जाके देखेंगे कि वो क्यों है। ठीक है, आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, थोड़े से पीछे खिसका के आप इस प्रश्न को देख सकते हैं कि बी क्या बी जो मैंने बी बता रहा हूँ तो वो सही है या नहीं है। चलिए 35 देख लेते हैं, उसी पे अटैच है। चित्रकार, ऐसे चित्रकार जो न तो भारतीय हैं और न ही संगीतकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी एफ हैं। वो न वो चित्रकार तो हैं, लेकिन न वो भारतीय हैं और न संगीतकार हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे 35 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो सब्सक्राइब बटन है आपके चैनल पे विजिबल है, उसके बगल में बेल का आइकन है, आप उसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, ऑल पे उसको सेट कर दें। जैसे हमारे वीडियो आते हैं तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल जाता है, और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं या उनको भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 35 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 वाला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 36 में क्या है? रीना अपने घर से आप प्रश्न ढंग से पढ़ेंगे, 5 मीटर पूरब की ओर चलती है। कहाँ चलती है? 5 मीटर वो पूरब दिशा की ओर चल पड़ी। तब वह उत्तर की ओर मुड़ती। यहाँ से वो, अगर इसको हम पूरा माने तो यहाँ से वो उत्तर की तरफ मुड़ती है। ठीक है, और 10 मीटर चलती है। यहाँ से वो 5 मीटर चली, फिर वो 10 मीटर सीधे चलती, उत्तर की ओर मुड़ी और सीधे चली। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती और 5 मीटर चलती, फिर पश्चिम की ओर मुड़ी, फिर वो 5 मीटर चली। ठीक है, अब वो घर से कितने दूर है? अब वो अपने घर से कितने दूर है? तो 5 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है, खैर आप समझिए, इसका जो राइट आंसर है वो 10 मीटर है। ठीक है, अब वो यहाँ से जाएगी ना, यहाँ से वहाँ पर वापस आएगी। ठीक है, तो 36 का मैं सॉल्यूशन भी यही है उसका। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे से उसने स्टार्ट किया, 5 मीटर आगे गई, 10 मीटर वो फिर उत्तर की ओर गई, 5 मीटर वो पश्चिम की ओर गई। अब इस बिंदु से ये बिंदु कितना दूर है? 10 मीटर है। ठीक है, तो इसलिए 10 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 भी आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार पुनः रिवाइंड करके वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी घड़ी में संख्या 12 यानी 12 बजे पूरब की दिशा की ओर इंगित हो, आमतौर पे हम वो उत्तर की दिशा की ओर रहती है, तो पूरब की अगर बाय द वे उस घड़ी को हम ऐसे मुड़ा दें और वो उत्तर की दिशा की ओर इंगित करती है, तो 9 किस दिशा की ओर इंगित करेगा? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है सी, वो उत्तर की ओर इंगित करेगा। कैसे? देख लेते हैं। आपके पास खैर वॉच है, आप देख सकते हैं। तो
मैंने डायग्राम बना रखा है, आप देखें कि अगर वो 12 को पूरब की ओर है, ठीक है, अगर हम इधर को मूव करते हैं तो ये यहाँ उत्तर होना चाहिए, ठीक है, तो 9 उत्तर की ओर होगा। आप इस डायग्राम को नोट कर लें, ठीक है, आप ऐसा ही वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उमा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर गई। फिर 2 किलोमीटर दाएं मुड़ कर गई वो, फिर चली, फिर बाएं मुड़ी, फिर 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर गई। उसे सीधे अपने घर पहुंचने में कितने किलोमीटर जाना होगा? ठीक है, वो इतने चल पड़ी, 5 और 2 7 और 5 5 10 17 किलोमीटर वो चल पड़ी। तो अब अगर वो सीधे अपने घर जाएगी, यानी वो इधर से ऐसे ऐसे गई, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितने देर में पहुँचेगी वो? तो 38 का जो राइट आंसर है वो है बी। अगर वो सीधे घर जाती है तो उसको 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको प्रश्न, हाँ, अब एडजस्ट कर लिया है, अब आपको दिख रहा होगा। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, 7 किलोमीटर उसको चलना होगा। कैसे? मैंने डायग्राम बना रखा है, आप ये देख सकते हैं। वो इस बिंदु पे थी, 5 किलोमीटर वो नीचे दक्षिण की ओर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, और फिर वो आगे गई। अगर अब वो वहाँ से यहाँ आएगी, सीधे आना है, तो उसको 5 किलोमीटर ये, और जो 2 किलोमीटर ये गई थी वो, तो 2 ये 7, तो इसलिए ये 7 किलोमीटर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। कॉपी अवश्य रखिए भाई, और कॉपी रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस प्रश्न को समझें। 39 का है, यदि कूट भाषा में PALM को MLAP लिखा जाता है तो GOAT को क्या लिखा है? ये प्रश्न हमने ऊपर भी किया, इसलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे PALM, ठीक है, और उसको क्या लिखा उन्होंने? MLAP लिखा है। तो M लास्ट में है तो M लास्ट में आएगा, P शुरू में था तो P शुरू का लास्ट में चले गया, यानी M यहाँ लास्ट में था तो शुरू में आ गया, P शुरू था तो लास्ट में रह गया, उसके बाद A आया तो A लास्ट में, फिर L, फिर ये ऐसे करके आया। ये प्रश्न हमने ऊपर भी सॉल्व किया है। तो वैसे ही GOAT का क्या आएगा? सबसे पहले T आएगा, तो T तो इसमें भी T, इसमें भी T, इसमें भी T है, A वाला नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई कैंसिल, A वाला कैंसिल हो गया है, ठीक है, A वाला हमने कैंसिल कर दिया है। अब T के बाद क्या आएगा? A है, तो T के बाद A यही है, तो इसलिए 39 का जो राइट आंसर होगा वो है D, ठीक है। ये ऊपर भी हमने ऐसा किया है, तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे मैंने इसका ये दे रखा है, सॉल्यूशन है ये। PALM का ऐसे बना, तो GOAT का TAGO बना, ठीक है। तो आप अगर समझ में नहीं आया, वैसे मैं समझा दिया, अगर समझ में नहीं आया तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न एक हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो ध्यान से देखा है, तो आपको वो आसानी से आ गया है। यदि कूट भाषा में RAM को 18 11 3 लिखा जाता है तो ODD को कैसे लिखा जाएगा? आप जब रीजनिंग कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले ये मानिए कि A को A बराबर 1 और Z बराबर 26 ये होता है, या Z या G आप जो भी कहते हैं इसको, तो ये 26 होता है। तो R कितने नंबर पर आता है? तो आपको याद हो गया होगा, R बराबर 18 होता है, ठीक है। A बराबर 1 और M बराबर, अब जगह नहीं, M बराबर क्या होता है? बराबर 13, वहाँ पे जगह नहीं थी ना। R बराबर 18, A इक्वल टू 1, तो 18 1 और 13 आ गया, इसलिए यह आया। तो ऑड क्या आएगा? तो अब आप समझ चुके हैं। तो 40 का जो राइट आंसर है बी है। ओ क्या आएगा? 15 और डी 4 4, बस आसान है। ये मैंने यहाँ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है कि आप सबसे पहले ऐसे शब्दों में ए इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 26, तो आर 18, ए 1, एम 13, तो ओ इक्वल टू 15, डी 4 4। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर समझ गए तो ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। यदि
हरे रंग को नीला, कैसा? हरे को नीला और नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को बैंगनी कहा जाता है। तो घास का रंग क्या होता है? घास का रंग क्या है? हरा। घास का रंग क्या होता है? हरा। तो हरे को किस में माना? नीले में। तो इसका आंसर क्या होगा? घास कैसी है? नीली। तो 41 का जो आंसर है वो डी, जो ग्रास होगी वो ब्लू होगी। आंसर देख लेते हैं, बस आंसर सिंपल सा है। घास हरी होती है, हरा को हमने नीला मान दिया, तो घास कैसी है? नीली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में यदि सांकेतिक कोड में 2 = 4, 4 = 16, 6 = 36, तो 8 = क्या होगा? आपने नोट किया क्या हो रहा है? नहीं, आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तभी आप नोट कर आपको पता लग पाएगा। अगर आपको बताने से पहले आप अगर यहाँ नहीं देखा है तो आप अगर यहाँ देख लिए तो फिर तो आपको आ गया है। अगर नहीं दिया देखा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ फटक से। 42 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है सी। अब 64 कैसे आया? चलें, आपने सॉल्यूशन तो देख ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो 4 क्या आया? 2 का जो संबंध 4 से क्या है? तो 2 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 8 का वैसे स्क्वायर करेंगे तो 64। तो ये उसमें रिलेशन है। आई होप कि आपको जिनको समझ में नहीं आया तो उनको भी अब समझ में आ गया है। ठीक है, आपको भी आराम से समझ में आ गया है। अब 43 देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में MOHAN मोहन को NAHOM लिखा जाता है तो उसी भाषा में KARIM के लिए कोड होगा। उसके 2 अक्षर जो कोड होगा उसके अंतिम 2 अक्षर क्या होंगे? ठीक है, वही है। आप देखिए कि M शुरू में है तो M लास्ट में हो गया। ठीक है, N लास्ट में है तो N शुरू में हो गया। ठीक है, तो वैसे ही K लास्ट में होगा, M पहले होगा। ठीक है, और K से पहले A होगा। हमको 2 शब्द बताने हैं। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है सी, A के होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि MOHAN के लिए N लास्ट था तो उसको पहले लिख दिया, और M ये है तो वैसे ही K पहले है तो K को लास्ट कर देंगे। उसके बाद A है तो A लास्ट है। आपको 2 ही बताने हैं तो 2 ये है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। आशा का परिचय मेहमानों को कराते हुए भास्कर ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो आशा किस प्रकार भास्कर से संबंधित है? तो आशा, ये आशा है। ठीक है, ये भास्कर है। तो किसी तीसरे से इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहे हैं, मेहमानों से इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहे हैं कि भास्कर ने आशा से कहा कि ये क्या है? ये मेरे इसके पिता यानी भास्कर मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो उन दोनों में आशा और भास्कर में क्या रिलेशन हुआ? तो आप समझ गए, 44 का जो राइट आंसर है डी। ठीक है, ये आशा भास्कर की बेटी है, या नहीं सॉरी, हाँ, आशा भास्कर की बेटी है, यानी आशा भास्कर को पिताजी कहती है। ठीक है, और भास्कर आशा का पिता है। ठीक है, आपने ये समझ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर समझ में आया तो एक बार मैं फिर समझा दूं। ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध है? पिता पुत्र का संबंध है। आशा और भास्कर में पिता और पुत्री का संबंध है, आप ये जान लें। ठीक है, बॉटम लाइन यही है कि ये डी इसका राइट आंसर होगा, अगर आप नहीं समझ पाए तो। 45 का देख लेते हैं। रविंद्र अपनी बहन से मिलने जाता है। रविंद्र किससे जा रहा है? अपनी मिलने, बहन से मिलने जाता है, जिसकी एक बेटी है और उसका नाम क्या है? तनु। तनु अपने भाई बंटी के साथ कैरम खेल रही है। रविंद्र का बंटी से क्या संबंध है? तो 45 का राइट आंसर है बी। ठीक है, बंटी के मामा हुए वो। कैसे? देख लेते हैं। ये डायग्राम बना रखा है। ये रविंद्र है, ये उनकी बहन है, उनकी पुत्री का नाम तनु, तनु का भाई बंटी, और बंटी और रविंद्र का रिलेशन क्या है? मामा का है। ठीक, तो 45 क्वेश्चन आपने समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। प्रकाश के साथ उसकी पत्नी व 2 विवाहित भाई एक परिवार में रहते हैं।
यानी प्रकाश और उसकी पत्नी, 2 आदमी, ठीक है। 2 विवाहित भाइयों के साथ रहते हैं, यानी 2 भाई और उनकी 2 पत्नियां। 4, प्रकाश के भाइयों के एक के 2 बच्चे हैं, भाइयों में से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, तो परिवार एक के 2 बच्चे हैं और दूसरी की कोई भी संतान नहीं है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हुए, कितने हुए? तो 46 का जो राइट आंसर है इतने सदस्य हुए। आपने योग तो कर ही लिया, ठीक है। 4 2 और 4 6 और 2 8, तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 47 वाला। यदि भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जोड़, धन, धन का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ डिवाइड, ठीक है, भागा, तो समीकरण का मान क्या होगा, जो इक्वेशन है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, अपनी जीके कॉपी में कर सकते हैं या रफ कॉपी में कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आने ही आने हैं। तो 47 का पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, पहले आंसर बता देता हूँ। 47 का जो राइट आंसर है वो है ए 9। कैसे आया 9? पहले आप आंसर लिख लीजिए, 9 है। 9 कैसे आया देख लेते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। अब हमको समीकरण के हिसाब से चिन्ह बदलने हमको, कि गुणा को धन में बदलना है, ठीक है। तो अब हम इनको पहले इनका मान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने मान रखा तो उसके बाद हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है, कि कैसे करके क्या क्या करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 को आप बोडो मास वाला जानते हैं ना, बोडो मास वाला सूत्र है, उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। ऐसे करके ये सॉल्व हुआ, ऐसे करके, और लास्ट में ये है, ये पूरी है, आप जानते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। अगर नहीं आया समझ में आप लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, 40 क्वेश्चन नंबर Q47 करके लिखेंगे और लिखेंगे कि मुझे समझ में आया तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे आप समझ गए हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि a = 4, b = 6, c = 2, d = 1, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ जो समीकरण दे रखिए a + b डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई बाय d, तो आंसर क्या होगा। तो आपको a में a बराबर 4 कर देना है, a की जगह आपने 4 रख दिया, फिर प्लस किया, ठीक है, b की जगह 6 रख दिया, c की जगह आपने डिवाइड करके 2 रख दिया और मल्टीप्लाई करके d की जगह 1 रख दिया, ठीक है। तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ए। आंसर क्या आएगा इसका 7 आएगा। नहीं समझ में आए तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। a + b ये क्वेश्चन में दे रखा है, आपने इसमें मान रख दिया, ठीक है। अब आप इसको पहले डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में आंसर ये आया, ठीक है। तो ये भी इजी है, आप इसको भी समझ गए। सारे मैथ के वैसे प्रश्न जो होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसलिए उसको मेंटल एबिलिटी कहा गया है, ठीक है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन आप थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचते हैं, दिमाग का सदुपयोग करते हैं, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अच्छी मार्क्स आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। यदि धन का अर्थ भाग है, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। धन का अर्थ भाग है, ऋण का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ धन, भाग का अर्थ ऋण, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो पहले ये समीकरण दे रखी है, ठीक है। 90 धन 18 ऋण 6 गुणा गया 30 भागा 4, 90 + 18 - 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का जो राइट आंसर है वो है सी 56। तो 56 कैसे आया आप मान रख लीजिए, वैसे हमने ऐसा प्रश्न पहले भी कर लिया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले ये तो समीकरण दे रखी है, हमने इसमें मान रखा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बोडो मास का यूज कीजिए, सबसे पहले डिवाइड कीजिए, ठीक है, और लास्ट में आप देखेंगे आंसर 56 आएगा। आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 56 आएगा। तो आप 49 क्वेश्चन तक समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 और 51 के लिए क्या है। दी गई सूचना के आधार पर ये निर्देश हैं। 50 सिर्फ 2 प्रश्नों के लिए हैं। दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूचना क्या है हमारे पास, सूचना नंबर 1 है अनिता की आय महिमा से दुगनी है। ये ध्यान रखेंगे, अनिता की आय क्या है, महिमा से दुगनी है। अनिता की आय दीप्ति से आधी है,
राजन की आयु महिमा से आधी है। ठीक है, अब इस पे प्रश्न बनेंगे। ये आपको 3 सोचना है, आपको ये ध्यान से समझनी है। ठीक है, ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। अब इसमें प्रश्न आया है कि कौन सबसे छोटा है, अनीता, महिमा, राजन, दीप्ति। तो 50 का जो राइट आंसर है सी, राजन। राजन कैसे छोटा है, चलिए देखते हैं। तो उसमें दे रखा है कि अनीता क्या है, 2 महिमा बराबर है। ठीक है, अनीता दीप्ति की आधी है, तो दीप्ति अपॉन 2 कर दिया हमने। राजन क्या है, महिमा से भी आधा है, तो सबसे छोटा क्या होगा, राजन है। ठीक है, तो ये सूचना के आधार पे राजन सबसे छोटा है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 50 देख लिया। अब 51 देखेंगे हम। 51 है कि यदि महिमा की आयु 16 वर्ष है, 16 साल है, तो राजन की आयु क्या होगी। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है सी, 8 साल होगी। कैसे, आप ऊपर सूचना पहले एक बार अगर नहीं पढ़ी आपने सूचना, आप अच्छे से पढ़ लें। तो यदि महिमा की आयु 16 है तो राजन की आयु उसकी आधी होगी, तो यानी 8 साल होगी। ठीक है, तो इसलिए उसकी आयु आधा है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। मनी की आयु 47 वर्ष है। कितनी, मनी की आयु क्या है, 47 वर्ष है, तो जॉन की आयु 13 वर्ष है। ठीक है, ये 13 ईयर है, उसकी 47 साल है, उसकी 13 साल है। ये तो सूचना है। अब इसके बल पे हमको आंसर क्या देना है कि कितने वर्षों में मनी की आयु जॉन की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कि आयु वाले प्रश्न तो आते रहते हैं। तो 52 का जो राइट आंसर है वो है बी, 21 साल बाद दुगनी हो जाएगी। ठीक है, कैसे निकला 21 साल, 21 ईयर कैसे निकले, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मनी की आयु क्या है, ये जो हमारे पास सूचना है प्रश्न में दिया गया है कि मनी की वर्तमान आयु 47 साल, जॉन की वर्तमान आयु 13 साल। माना x वर्ष में मनी की आयु जॉन की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो हम, ये हमारा इक्वेशन है कि 47 प्लस एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में इन ब्रैकेट 13 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया और लास्ट में 21 ईयर आया। तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से, ये तो गणित का जैसा प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। ये प्रश्न आपके, ऐसे वाले प्रश्न आपके सेट के काम भी आ सकते हैं। सीता सपना से बड़ी है, लावण्या सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। सुवर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है, सपना हरि से बड़ी है, तो सबसे छोटा कौन है। आंसर क्या है कि हु इज यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है। आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन, सबसे उसके बाद कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है सी, सुवर्णा। ठीक है, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटा सुवर्णा है। कैसे, सबसे बड़ी सीता, फिर लावण्य, फिर सपना, फिर हरि और लास्ट में सुवर्ण। आप ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। सन 2020 के पश्चात ठीक अगला अधिवर्ष क्या होगा। अधिवर्ष क्या होता है, जिसमें 4 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरा बार चल जाता है तो वो अधिवर्ष हो जाता है। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और अधिवर्ष में क्या होते हैं, 366 दिन। अधिवर्ष हर चौथे साल में हर अधिवर्ष आता है। तो 2020 में आया तो 2024 में आएगा। ठीक है, आसान है। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, आप ऐसे वीडियो, ऐसे प्रश्नों का हल में जो पुराने वीडियो हैं उनमें अच्छे से किया है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आप मैट के लिए, स्पेशली मैट के लिए आप NTS के भी मैट देखें, तो जिससे कि आपका जो NMS का मैट है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि NTS का जो मैट है वो थोड़े से उसका स्तर थोड़ा से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए 55 देख लेते हैं। कितने, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितने बार मिलेंगी। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, लेकिन हमारी घड़ी कितने होती है, वो 1 से 12 बजाती है, वो 12 घंटे के हिसाब से होती है। तो कितनी बार मिलेंगी वो घंटे और मिनट की सुइयां कितने बार मिलेंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार मिलेंगी। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ए, 22 बार मिलेंगी। कैसे, देख लेते हैं। ये उसका फॉर्मूला है T = T/12 + n। तो
टाइम क्या हो जाएगा 24, तो 24/12 यानी घड़ी तो 12 घंटे की है, ठीक है। और n कितने बार मिलेंगी, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 24 इक्वल टू 12 1 12, 12 2 24, 2 प्लस n, तो n इक्वल टू 24 माइनस 2 इक्वल टू 22। तो ये 22 बार वो मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको 55 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम 56 देख लेते हैं। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, तो 56 का जो राइट आंसर है वो तो है सी, बुधवार होगा। कैसे, ये है सॉल्यूशन। आप हमारी वीडियो इसीलिए देखते हैं कि हम अपने प्रत्येक क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाती है। हम सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे भाई, अगर मैं कहता बुधवार है तो कैसे आया बुधवार, ठीक है। आपको पता ही नहीं लगता है कि वेंसडे कैसे आया। तो इसमें स्पष्ट है कि 1 तारीख को अगर क्या होगा, रविवार हो, तो 8 तारीख को रविवार होगा, 15 तारीख को रविवार होगा, 22 तारीख को रविवार होगा और 29 तारीख को रविवार होगा। 29 अक्टूबर को रविवार होगा, 30 अक्टूबर को सोमवार, 31 अक्टूबर को मंगलवार, तो 1 नवंबर को बुधवार। आसान है, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक पहले बी और ठीक बाद जेड है। इसमें कोई ट्रिक नहीं, आपको गिनना है, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखे हैं, सारी संख्याएं दे रखी हैं, आपको गिनना है कि ऐसे कितने ए हैं जिनके पहले बी और जिनके बाद में जेड। मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ गिन नहीं है। तो 57 का जो राइट आंसर है सी, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, ठीक है। आप स्वयं काउंट करके बताएंगे क्या मैंने प्रश्न का सही उत्तर दिया या नहीं। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान ऊपर से 17वां, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। विद्यार्थी कितने हैं 31, ऊपर से उसका स्थान कितने हैं 17वां, तो टोटल उसमें नीचे से उसका कितने नंबर होगा, तो 58 का जो राइट आंसर है वो है बी, 15वां, ठीक है। अब 15वां कैसे होगा देख लेते हैं। अंत से उसका स्थान, उसमें एक घटा देंगे, 31 था और प्लस 17 कर देंगे, -17 कर देंगे और +1 कर देंगे, क्योंकि +1 क्या है, ये वो स्वयं है, तो 15वां स्थान आ जाएगा। बहुत आसान होते हैं, ये ट्रिकी होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। एक बार आप ट्रिक समझ के, ये +1 -1 का ही खेल है सारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, ये भी आप स्वयं करेंगे क्योंकि ऐसे ऊपर भी था। नीचे दी गई श्रृंखला में से कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 6 आता है, तो आप इसको भी स्वयं करेंगे। ऐसे कितने 1 2 3 4 कितने हैं, तो 59 का जो राइट आंसर है वो है ए, एक ही ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। किसी कक्षा में लड़के एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का प्रारंभ व अंत दोनों ओर से 19वें स्थान पे आता है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो 60 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 60 का राइट आंसर बी, क्लास में 37 बच्चे हैं। 37 कैसे आया, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इससे पहले कि हम सॉल्यूशन देखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिससे कि उनका भी एनएमएस का पेपर अच्छा हो जाए और उनको भी स्कॉलरशिप प्राप्त हो। 60 का कैसे हुआ है, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या है, वो शुरू से भी 19वां नंबर है और लास्ट से भी 19वां है, और एक वो स्वयं है, अपने को भी तो गिन रहा हो, तो 19 दूना 38, 38 -1 यानी क्लास में 37 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, काजिम, सोनम, अली, नेहा और निमिषा एक कंपनी में काम करते हैं। निमिषा कंपनी में अली से पहले लगी किंतु सोनम के बाद लगी। काजिम ने कंपनी में सोनम से पहले काम करना शुरू किया किंतु नेहा के बाद किया। इनमें से कंपनी में सबसे पहले कौन लगा था, तो 61 का जो हमारे पास ऑप्शन है काजिम, नेहा, निमिषा, सोनम, तो 61 का जो राइट आंसर है वो है बी, नेहा। सबसे पहले नेहा लगी, तो उसके बाद कौन लगा,
ये मैंने बना रखा है, नेहा, फिर काजिम, फिर सोनम, फिर निमिषा और लास्ट में अली लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां स्थान और नीचे से 20वां स्थान है। ऐसे हम प्रश्न अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो 62 का जो हमारे पास ऑप्शन है 42, 40, 41, 43। तो 62 का जो राइट आंसर है ए 42। कैसे आया 42? वैसे आपने कर लिया है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। वो शुरू से 23 है, बाद से 20 है, तो अपने को भी गिन रहा है, तो एक इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, एक ही साइड तो गिनेगा, तो इसका जो राइट आंसर आया 42। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। 63 के लिए हमारे पास निर्देश है, 63 से 72 के लिए निर्देश है। संख्याओं आकृतियों के परस्पर संबंधों को ध्यानपूर्वक देखें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक, आपको ये देखना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या आकृति होगी। ठीक है, तो ये आप निर्देश पढ़ लिया आपने। 10 प्रश्नों के लिए निर्देश हैं। तो आप सबसे पहले हमारे पास प्रश्न नंबर 63 ये है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, बीच में 72, 100 और ये है प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या आएगा? इसके जो बाहर वृत्त हैं उनमें दे रखा है 4, 3, 3, 2 का क्या रिलेशन है 72 से, 1, 5, 2, 10 का क्या रिलेशन है 100 से। तो वही रिलेशन जो इनका इनसे है, इस बाहर वाले जो वृत्तों का अंदर वाले से, तो इनका क्या है 5, 2, 2, 5। तो इसका इससे क्या होगा? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 63 का जो राइट आंसर है वो है सी 100। अब 100 कैसे आया? ऐसे तो मैं कुछ भी बोलता हूँ। ठीक है, तो 100 कैसे आया इसका हम सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है कि 4, 3 और 3, 2 ये बाहर दे रखे, छोटे वृत्त में दे रखे थे। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12 तियाँ 36 दूना 72। ठीक है, 4 3 जा प्लस 3 जा प्लस 2 जा करके 72 आएगा। तो वैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 100 आता है। तो वैसे 5 2 जा 10, 10 5 जा 15, 50, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, इसलिए सी राइट आंसर था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है 86 का रिलेशन इन दोनों से क्या है? ठीक है, 108, 18, 6, 66, 11, यहाँ पे क्या? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है 7, 16, 6, 28। तो अगर आप थोड़े से ध्यान देखें, ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हम 14 का 84 में डिवाइड करें तो 6 आंसर आता है। 18 का 108 में डिवाइड करें तो 6 आंसर आता है। तो 11 को 66 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 64 का जो राइट आंसर है सी 6। वेरी सिंपल, मैंने यहाँ भी दे रखा है। आप मैंने डिवाइड के से आपको बता दिया, आप मल्टीप्लाई के तरीके से भी देख सकते हैं, गुणा करके भी देख सकते हैं कि 14 6 जा 84, 18 6 जा 108, तो 11 6 जा 66। तो इसलिए 66 राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 में क्या है सी डी ई आई के एम डी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और जे। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। हमारे पास जो ऑप्शन है आई जे ई एफ, तो पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, जी आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा देख लेते हैं। इसमें ऐसा फॉर्मूला है सी प्लस ई अपॉन 2, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 4, तो 4 पे डी। आई प्लस एम अपॉन 2, 9 प्लस 13 अपॉन 2 11, तो के। तो डी प्लस जे अपॉन 2, तो 14 प्लस 10 अपॉन 2 7। तो आंसर क्या है? इसलिए जी आएगा। ठीक है, 7वें पे क्या होता है जी होता है, तो इसलिए जी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 तक आपको समझ में आ गया, आप इसको सबको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 1, 1, 4, 9 प्रश्नवाचक चिन्ह 25, 36, 49, 64।
तो हमारे पास जो ऑप्शन है 14, 15, 16, 19, तो 66 का जो राइट आंसर है वो है सी 16। अब 16 कैसे आएगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे 16 आएगा तो आएगा कैसे, आप ही देखिए, हमारे पास ऐसा दे रखा था ना 1, 4, 9, 16, तो मैंने आपको आंसर बता दिया भाई 16 आएगा। लेकिन 16 कैसे आएगा, तो एक कैसे आया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, तो इसलिए यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, वृत्त भी चाहें तो वृत्त बना सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, आपको तो समझ में आ गया। 13, 17, 221, 12, 19, 228, तो 13, 18 और यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं आपको इसका पहले आंसर बता देता हूँ। 67 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब कैसे आए भाई सी, 234 कैसे आया देख लेते हैं। ऐसे आया, हम 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 12 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा। ओके, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो गया, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फिर वाले हैं, चिन्ह वाले हैं, तो आप इसको देख लेंगे। पहले ऐसा चिन्ह था, फिर ऐसा था, फिर यहाँ पे दोनों में ब्लैक हो गया, फिर पहले वृत्त था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये है, फिर ये है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखें क्या एक की जगह 2 ब्लैक हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी ब्लैक है, लेकिन आप ये देखिए बीच में लाइन दिख रही है, तो इसलिए बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 68 का जो राइट आंसर है वो है बी, सी नहीं होगा, इसमें लाइन क्या होगी, मिट गई है एकदम से। ठीक है, तो इसलिए बी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, 69 में 1 था, 3 हो गए, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 69 का जो राइट आंसर है वो है डी, 1 का 3 तो 2 का 6, वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। अब 70 का देख लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस था, फिर यहाँ पे 2 डंडियाँ होगी, फिर 3 डंडियाँ होगी, फिर यहाँ पे पहले 2 डंडियाँ थी, फिर 1 डंडी से कटा, फिर 2 डंडी से, फिर 3 डंडी से। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 डंडियाँ होगी, 1 डंडी 2 डंडी, तो यहाँ पे स्वाभाविक से बात 3 डंडियाँ होंगी, 3 डंडी नीचे को होंगी, 3 डंडी ऐसे होंगी, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो 70 का जो राइट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 का में क्या है, 1, 2, 3, 2, 4, 8, 3, 6, तो यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, ये कर आप देखें ना, इनके 2 के हो रहे हैं, दुगने होते जा रहे हैं, तो 71 का जो राइट आंसर है सी। ठीक है, आप ये थोड़े से जो ये चित्र वाले होते हैं बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल बस थोड़ा सा आपको बहुत गौर से देखने होते हैं। ठीक है, कि इनमें क्या क्या रिलेशन दे रखे हैं। यहाँ पे डबल है, फिर सिंगल हो गया, और लास्ट में जो बाहर का वृत्त है ना वो हटाते रहना है। ठीक है, ऐसे था ना, ऐसे था, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो पहले बाहर का ये मिटा दिया, फिर ये मिटा दिया, लास्ट में यही बचा। ठीक है, ये बचा, वैसे ही इसमें लास्ट में ये बचा, तो इसमें डबल त्रिभुज थे, बीच में डॉट था या छोटा सा सर्कल था, तो वही बचेगा। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, जिसमें सिर्फ बीच के बच रहे हैं, तो इसमें भी तो बीच ही का बचेगा ना, तो ये इसलिए ये बीच का बच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निर्देश है 73 से 77 के लिए है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, थोड़ा से ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी प्रश्नों के लिए निर्देश हैं। तो 4 मित्र हैं ABCD, मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। 4 मित्र हैं ABCD में A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, B और C क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, A और D बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, और C और D हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। आप इसको पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, इस जो निर्देश हैं ये ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें 4 प्रश्न हैं। ठीक है, 73, 74, 75, 76, 77, नहीं 5 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान से आप पढ़ लेंगे। अब प्रश्न दे रखा है कि कौन हॉकी नहीं खेलता, क्या D नहीं खेलता, C नहीं खेलता, B नहीं खेलता, A नहीं खेलता। तो 73 का जो राइट आंसर है
ए हॉकी नहीं खेलता। कैसे निकला? ये मैंने यहाँ पे आप ऐसी टेबल बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बहुत ढंग से बनाई, आप जब परीक्षा देंगे तो आप फटाफट से ऐसे कॉलम, आपके जो पीछे रफ पेज दिए होते हैं उसमें आप फटाफट ऐसे कॉलम बना सकते हैं 70, क्योंकि काफ़ी प्रश्नों के लिए है। आप यहाँ ABCD लिख देंगे। यहाँ पे कौन कौन से गेम है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। ए क्या क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी नहीं खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है। वैसे बी फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है। सी क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है। डी वाला क्या करता है? फुटबॉल खेलता है और हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल। एक बार आपने ऐसी ऐसी टेबल बना दी तो आपके ये सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हैं। अब तो आप सारे प्रश्न आसानी से कर सकते हैं कि कौन फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है। तो अब आप आसानी से कर पा रहे हैं। तो 74 का जो राइट आंसर है ए। डी सब कुछ ये तीनों खेल खेलता है। 75 देख लेते हैं। 75 कौन सा खेल बी, सी और डी तीनों द्वारा खेला जाता है? बी, सी और डी क्या क्या खेलते हैं? तो 75 का जो राइट आंसर है वो है बी, हॉकी। इन तीनों के द्वारा हॉकी खेली जाती है, ठीक है। 76 देखते हैं। कौन क्रिकेट खेलता है? ए, बी और डी, ए और बी, ए बी सी, ए सी डी। तो कौन खेलता है? तो 76 का जो राइट आंसर है सी, ए बी और सी ये क्या करते हैं? इनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, इसका लास्ट प्रश्न, कौन फुटबॉल नहीं खेलता है? बी, डी, ए, सी। तो अब आप तो आसानी से कर पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी, सी नहीं खेलता है, ठीक है। तो आप टेबल बना देंगे तो आपको वो प्रश्न बहुत आसान लगेंगे। उसके बाद ट्रिक्स मैंने बता दिया आपको। आप सबसे पहले जैसे प्रश्न आए तो आप पीछे जो रफ पेज दे रखा उसमें आप तुरंत से टेबल बनाएंगे, ठीक है। फटाफट टेबल बनाए और फटाफट लिखा, और उसके बाद आपके 4 प्रश्न आसानी से, 4 या 5 प्रश्न, 6 प्रश्न जितने भी दे रखे हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। निर्देश दे रखे हैं 78 से 84 के लिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक समस्या आकृति है। उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छुप रखी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 78 वाला। ये भी आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है। 70 मैं साफ कर लेता हूँ। 78 में प्रश्न आकृति ये है। अब ये किस में छुप रखी है? आप ये देखिए, 2 त्रिभुज जुड़े हुए हैं। तो क्या इसमें है? नहीं है। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। कैसे हैं? ये देखिए, ये ऐसे, ये नीचे को बन रखा है ना, ये ऐसे बन रखा है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है? ये यहाँ पे अगर मैं कर पा रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है। तो डी वाला राइट आंसर है। 79 में ये प्रश्न आकृति दे रखी, ये किस में छुप रखा है? इसमें नहीं, इसमें तो लाइन है ही नहीं। इसमें छुप रखा है क्योंकि इसमें भी लाइन नहीं है। इसमें ऐसा तो है लेकिन बीच में लाइन नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बी वाला है, ठीक है। 80 वाला देख लेते हैं। ये समस्या आकृति है, यहाँ पे ये मिला हुआ नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या इसमें? नहीं, इसमें ये मिलेगा नहीं, मिल रखा है। इसमें तो इधर को मिल रखा है जबकि इसमें तो ऊपर मिल रखा है। इसमें हो सकता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये सी में ये छुपा है। तो 80 का सी राइट आंसर है। 81 में क्या है? क्रॉस है। तो ये क्रॉस किस में छुपा है? इसमें तो क्रॉस है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें खूब सारी रेखाएं हैं लेकिन क्रॉस तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो 81 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी। अब सी में कैसे हो रहा है? देखो, ये हो रहा है ना और ये हो रहा है, ठीक है। तो सी इसका 81 का सी राइट आंसर है। 82 में ये प्रश्न आकृति है, तो किस में छुप रखी है? तो ये निश्चित रूप से डी में छुप रखी है, ठीक है। 82 का डी राइट आंसर है, ठीक है। 83 देख लीजिए आप। 83 क्या है? 83 में ये दे रखे हैं, 2 त्रिभुज हैं और 2 आयत हैं। तो ये किस में छुप रखे हैं? तो ये 83 में इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है डी। इसमें ये 2 आयत हैं और इधर त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए 84 देख लेते हैं। 84 में भी 2 त्रिभुज हैं, एक चतुर्भुज है और एक छोटा सा त्रिभुज है। तो ये किस में है? तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। डी इसका भी राइट आंसर, 84 का भी जो राइट आंसर है वो है डी।
अब 85 वाला देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। आपने डिक्शनरी देख रखी है, तो ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है, कि वहाँ तो ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही प्रश्न होते हैं, तो आप आसान से देख रहे हैं। तो सबसे पहले L है, तो L सब में L है, A है तो उसके बाद A आएगा, तो उसके बाद इसमें T है, T के बाद E है, इसमें U है, ये तो नहीं होगा क्योंकि U तो बाद में आता है, इसमें डबल T है तो ये भी बाद में आएगा, इसमें U है ये भी बाद में आएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है A, ठीक है। तो A इसका 85 का A राइट आंसर है। 86 में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों और अक्षरों में से निर्मित नहीं हो सकता। यहाँ पे ये दे रखा है CHARACTER, करेक्टर दे रखा है, तो करेक्टर से क्या क्या शब्द नहीं बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, Y है। आपने देखा उसमें Y है, इसमें Y कहीं नहीं है, ठीक है। आप इसमें Y दे रखा है, इसमें Y कहीं नहीं है, ठीक है, तो C इसका राइट आंसर है। 87 देख लेते हैं। 87 क्या है, दिए गए विकल्पों में से एक अक्षर का चयन करें जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न लिखित शब्दों के पहले लगाया जाए। यानी ये हैं MILE TAB PRING, इनके पीछे क्या लगाया जाए, H लगाए, S B या C। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो है B, S लगा देंगे। तो S लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, SMILE, स्माइल, ठीक है, स्टेप, स्प्रिंग, ठीक है, तो B इसका राइट आंसर है। समझ रहे हैं? चलिए 88 से 91 तक लें। दी गई समस्या आकृतियों का एक भाग अपूर्ण है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वाला भाग है ना, ये अपूर्ण है। आपको उत्तर में से ये चुनना है, ये विकल्प दे रखे हैं, आपको इनमें से चुनना है कि जिससे ये आकृति क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो हम पहले प्रश्न देख लेते हैं पूरा। तो ये समस्या आकृति है और इनमें से आपको ABCD में से आपको चूज करना है। तो 88 में क्या आएगा, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। 88 में दिए देखिए, ये है, ऐसे 2 लाइन खींची है और त्रिभुज बना है। त्रिभुज तो इसमें भी बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो लाइन से चिपका हुआ है, तो इसलिए C राइट आंसर होगा, ठीक है, C इसका राइट आंसर है। 89 का जो है देखें, ये समस्या आकृति है और उत्तर आकृतियों में से कौन सही बैठेगा। तो आप देखिए ये नीचे को था त्रिभुज, फिर ये ऊपर को है, तो ये इधर को है, तो फिर क्या यहाँ पे क्या आएगा, तो 89 का जो राइट आंसर है A, ठीक है, तो इसका ये A होगा। समझ रहे, क्योंकि ये इधर को मुड़ा तो वो इधर को मुड़ जाएगा फिर, ठीक है। नाइन्टी का देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 90 का क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो 90 का मैं आपको सीधे सीधे राइट आंसर बताता हूँ, 90 का ये आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी ऐसा ब्रिज जैसा बना और यहाँ पे भी बना, तो 90 का C होगा। समझ। नेक्स्ट देखते हैं 91 का। यहाँ पे इसमें यहाँ पे क्या आएगा, तो 91 का जो राइट आंसर है वो है D, क्योंकि एक वृत्त भी बना हुआ है और ऊपर की साइड को होना चाहिए, ठीक है। बाकी में सब में भी है, लेकिन D इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। A D से नाटा है परंतु C से लंबा है, D B से नाटा है परंतु A से लंबा है, E A से नाटा है परंतु C से लंबा है, तो सबसे लंबे 2 कौन हैं, E और A, E और B, B और D, C और B। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है C, B और D। कैसे, ये मैंने डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे ये C, E, A, D, B, सबसे 2 लंबे ये हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आप चाहें तो आप डायग्राम भी नोट कर सकते हैं। एक परिवार में दादी, माता पिता और उनके 4 बेटे, उनकी पत्नियां, प्रत्येक बेटे के 1 बेटा 2 बेटियां हैं, तो परिवार में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं। इसमें महिलाएं बतानी है, एक पहले प्रश्न आया था उसमें पुरुष बताने थे, नहीं सॉरी, उसमें सारे परिवार के सभी सदस्यों के बताने, इसमें सिर्फ महिलाएं बतानी। तो इसमें आप देख सकते हैं परिवार में एक दादी है, ठीक है, माता पिता हैं तो माँ है, एक माँ हुई, ठीक है, कि 4 बेटे हैं उनकी 4 पत्नियाँ, 4 पत्नियाँ हुई, प्रत्येक बेटे के 1 बेटा और 2 बेटियाँ हैं, तो
4 बेटे हैं तो 4 प्लस ये हुआ, तो 8 + 4 12 और +2 14। तो 93 का जो राइट आंसर है ए 14। ये मैंने आपको समझा भी दिया है, और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि परिवार में कि एक दादी, एक माता, 4 पत्नियां, 8 बेटियां, तो 14 ये होगा है। ठीक है, तो आपने 93 प्रश्न अच्छे से समझ लिए हैं। तो यदि ए और बी की बहन है और डी और बी के पिता हैं तथा ई और डी की माता है, तो ए किस प्रकार ई से संबंधित है? तो 94 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए पौत्री है। ठीक है, आप सारे प्रश्न देखेंगे, अगर आपने कोई भी प्रश्न छोड़ा या समझने में चूक हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर तो आपके प्रश्न सही नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो 94 का जो राइट आंसर है, तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। बी की बहन ए है, बी के पिता डी हैं और डी की माता ई है, तो इनमें क्या संबंध है? तो इसमें पौत्री का संबंध है। ठीक है, समझ रहे? ये पौत्री का संबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 95 देख रहे हैं। निम्नलिखित के समीकरण का मान होगा ये बराबर क्या? तो 95 का जो राइट आंसर है 8। अब 8 कैसे आया भाई? संख्या तो कुछ भी नहीं दे रखी। अब आप देखिए, ये है 4 6 और ये 4 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं और 3 भुजाएं हैं, तो इसलिए 8 राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, लेकिन पूरा बुद्धि का यूज़ कर रखा है। सीता रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है, जबकि प्रिया सीता से बड़ी है, तो सबसे बड़ा कौन है? प्रिया, सीता, रेणु, गीता। मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो 96 का जो राइट आंसर है ए। सबसे बड़ा कौन है? प्रिया, सबसे बड़ी प्रिया, उसके बाद सीता, फिर रेणु और सबसे छोटी गीता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 देख लें। 97 से 100 तक के लिए पहले निर्देश दे रखें। निर्देश 97 से 100, 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ऐसे करके गोल की टेबल में बैठे हैं, कोई यहाँ ऐसे करके बैठे हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है? डी बी के दाईं ओर बैठा है और ए डी के दाईं ओर बैठा है, सी ए के दाईं ओर बैठा है और बी सी के दाईं ओर बैठा है। तो ये कंडीशन है। पहले आप ऐसा गोला बनाएंगे और उनको सही करेंगे। ठीक है, कि कौन कहाँ बैठा। मैंने प्रश्न के साथ पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए के ठीक सम्मुख कौन बैठा है? आपने गोला बनाया, फिर उनका जो जैसे निर्देश के अनुसार से उनको बैठाया। ठीक है, तो 97 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? बी। ए के ठीक सामने कौन बैठा है? बी। कैसे बैठा है? तो ये मैंने ये बना रखा है कि उसमें निर्देश दे रखे हैं कि टेबल में है, बैठे हैं। ठीक है, ये ऐसे है, तो बी के ठीक सामने ये है। ठीक है, तो ये आप ऐसे करेंगे। डी के बाईं ओर कौन बैठा है? अब आपने को मैंने बता दिया, वृत्त बता दिया कि कैसे बैठे हैं। तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है? बी सी ए, या इनमें से कोई नहीं। तो 98 का जो राइट आंसर होगा ए, बी बैठा है। ठीक है, अब 99 देख लेते हैं, मैं साफ कर लेता हूं। सी के बाईं ओर कौन बैठा है? बी, डी, ए, या इनमें से कोई नहीं। तो 99 का जो राइट आंसर है सी, ए बैठा है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न आज के जो हमारा है उसका अंतिम प्रश्न ये है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो हमारे पास ऑप्शन है डी, ए, सी, या इनमें से कोई नहीं। तो 100 का जो राइट आंसर है सी, ये बैठा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पेपर जो हमने सॉल्व किया। न केवल हमने सॉल्व किया, आप जानते हैं हमने उसमें सॉल्यूशन भी बताए। अगर आप इन पूरे 100 प्रश्न से गुजरे हुए हैं और ऐसी आपने जो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो अगर उनके भी आपने सारे मैट के सारे वीडियो देखें, चाहे वो NTS NMS के जो भी सारे वीडियो देखे हैं, तो आपके प्रश्न क्योंकि यही प्रश्न है, सिलेबस ही इतना है, तो आपके ये इसमें से बहुत 100 में से 100 मार्क्स भी आ सकती हैं। अगर आप थोड़ा तैयारी करें, प्रत्येक प्रश्न को समझें, तो 100 में से 100 मार्क्स आने बिल्कुल निश्चित है। और सच में इतनी आ गई तो आपका पेपर निश्चित रूप से सफल होगा और आप ये स्कॉलरशिप अच्छे से प्राप्त करेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ये स्कॉलरशिप अवश्य प्राप्त करें। अगर आपने अभी तक भी आप लास्ट 100 प्रश्न तक पहुंच गए, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पे हैं तो आप वहाँ भी इस वीडियो का लिंक को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनका पेपर भी अच्छा हो और उनको भी स्कॉलरशिप प्राप्त हो। धन्यवाद।